गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य 1809 ईस्वी के पश्चात किस प्रकार के संबंध रहे इस पर बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने अमृतसर की संधि जो है उसके बारे में पढ़ा था। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी जो है इसमें हुई, 1809 ईस्वी के अप्रैल में हुई थी। अमृतसर की संधि से लेकर रणजीत सिंह की मृत्यु तक रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के आपसी जो संबंध हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 1809 से लेकर 1831 ईस्वी तक और दूसरा 1831 से 1839 ईस्वी तक। प्रथम काल में दोनों पक्षों के बीच सद्भावना बनी रही और विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। जब सतलज के पश्चिम में स्थित सिख राज्यों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेज़ों से संरक्षण की याचना की तो अंग्रेज़ों ने उन्हें संरक्षण देने से बिल्कुल मना कर दिया और वे संधि का पालन करते रहे और रणजीत सिंह के राज्य विस्तार कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। इसका संभावित कारण जो है वो शायद ये रहा कि इस समय अंग्रेज भारत के जो दूसरे अन्य भाग थे उनमें अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने में लगे हुए थे। अतः उन्होंने पंजाब के मामले में टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। रणजीत सिंह ने भी अपनी तरफ से संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का कभी भी प्रयास नहीं किया। 1831 के बाद दोनों ही पक्षों के मध्य कुछ ऐसी समस्या आई जिससे अंग्रेज़ों के दबाव और धमकी के सामने रणजीत सिंह को घुटने टेकने पड़े, अर्थात अपने हितों को त्याग कर उसे मित्रता निभाने के लिए विवश होना पड़ा। पहली समस्या सिंध की थी। रणजीत सिंह अपने राज्य के दक्षिण में स्थित सिंध क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहता था। सिंध के अमीरों में आपसी एकता का भी अभाव था, अतः वे रणजीत सिंह का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। रणजीत सिंह का मानना था कि अमृतसर की संधि के द्वारा उसे केवल सतलज पार बढ़ने की मनाही थी। दक्षिण दिशा की ओर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वह स्वतंत्र था। उधर अंग्रेज स्वयं सिंध के ऊपर अपना नियंत्रण कायम करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने बर्न्स नामक एक अधिकारी को रणजीत सिंह के लिए कुछ भेंट इत्यादि देकर सिंध नदी जो थी उसके मार्ग से भेजा। उनके इस मिशन का वास्तविक ध्येय सिंध की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना था। इसके बाद 1831 ईस्वी में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रोपड़ नामक स्थान पर महाराजा रणजीत सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात की। इस मुलाकात के समय पुरानी मित्रता की बात की जाती रही। रणजीत सिंह जो थे इनको बार बार चेतावनी दी जाती रही कि वह सिंध की तरफ बढ़ने का प्रयत्न न करें और सिंध के अमीरों से कहा गया कि रणजीत सिंह उनके राज्यों पर आक्रमण करने ही वाला है और उसके आक्रमण से बचने का एकमात्र रास्ता है कंपनी के संरक्षण में आना। फलस्वरूप सिंध के अमीर कंपनी के चंगुल में फंस गए और रणजीत सिंह के हाथ से अवसर निकल गया। आखिरी जो महत्वपूर्ण समस्या जिसका कि सामना करना पड़ा था वह थी अफ़गानिस्तान की। 1809 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के जो तात्कालिक शासक थे शाह शुजा, उनको उसके भाई मोहम्मद शाह जो है इसने पदच्युत कर दिया था।
और इसके बाद में दोस्त मोहम्मद जो है वो शासक बना था। शाह शुजा भागकर भारत चला आया और अंग्रेज़ों की शरण में रहने लगा। 1836-37 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद जो थे उसने रूस से मैत्री बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज़ घबरा गए और उन्होंने शाह शुजा जो है इसको अफ़गानिस्तान के सिंहासन पर बैठाने का फ़ैसला किया, परंतु इसके लिए रणजीत सिंह के सहयोग की आवश्यकता थी। फलस्वरूप 26 जून 1818 ईस्वी को अंग्रेज़ों, शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच संधि हो गई। संधि के अनुसार शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का शासक बनाना तय हुआ। शाह शुजा ने अफ़गानिस्तान में रणजीत सिंह के द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर से अपना दावा छोड़ दिया, परंतु बाद में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को कहा कि शिकारपुर पर उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही जलालाबाद पर अधिकार जमाने की अनुमति दी जाएगी। इस पर रणजीत सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेज़ों ने उसे धमकी दी कि यदि वह हस्ताक्षर नहीं करेगा तो अंग्रेज अपनी तरफ से इस योजना को कार्यान्वित कर देंगे। विवश होकर रणजीत सिंह को जो है बड़ी ही अनिच्छा से इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ा। अब अगर रणजीत सिंह की जो शासन व्यवस्था है उसकी बात की जाए तो रणजीत सिंह जो है इसके शासन का स्वरूप एकतंत्रीय था। वह स्वयं संपूर्ण सत्ता का केंद्र बिंदु था और शासन के जितने भी अधिकार थे वो उसी के हाथ में थे और राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में उसका निर्णय अंतिम होता था। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए कि रणजीत सिंह का जो शासन है क्या वो निरंकुश था या कैसा, रणजीत सिंह जो थे इसका निरंकुश शासन जो है वो मध्यकालीन शासकों की भांति स्वेच्छाचारी नहीं था। वह बहुत ही उदार प्रशासक था जिसने राज्य के सभी समुदाय और वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा था। कनिंघम महोदय जो है इन्होंने लिखा है कि रणजीत सिंह अपने प्रत्येक कार्य से यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता था कि वह गुरु के लिए तथा सिख समुदाय के हित के लिए कार्य कर रहा है। वह आज्ञा पत्र जारी करते समय केवल सरकार या सरकार खालसा शब्दों का ही प्रयोग करता था। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं डलवाए। उसके सिक्कों पर नानक सहाय या गोविंद सहाय अंकित रहता था। उसने सिखों की भावनाओं का आदर करते हुए अपने लिए आडंबरपूर्ण पदवियों का भी प्रयोग नहीं किया। उसने धार्मिक कट्टरता को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया। शासन व्यवस्था जो थी उसको सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से रणजीत सिंह ने अपनी सहायता के लिए 5 मंत्री जो थे उनको नियुक्त कर रखा था। ये सभी सुयोग्य और विश्वस्त व्यक्ति थे और रणजीत सिंह को प्रत्येक विषय पर सलाह देते थे। 5 में वजीर का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ध्यान सिंह जो था वो महाराजा रणजीत सिंह का वजीर था। वह डोगरा सरदार था और राज्य में उसे विशिष्ट स्थान प्राप्त था। वजीर के बाद विदेश मंत्री का जो पद था वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। फ़कीर अजीजुद्दीन ने इस पद पर कार्य किया था। राज्य का जो प्रधान सेनापति सुरक्षा मंत्री भी होता था। वित्त मंत्री का पद भी महत्वपूर्ण होता था। वित्त मंत्रियों में भवानीदास और दीनानाथ के नाम उल्लेखनीय हैं। रणजीत सिंह का जो राज्य था वह 4 सूबों या प्रांतों में विभाजित था और इन सूबों के नाम थे कश्मीर, पेशावर, मुल्तान, लाहौर। सूबों के सर्वोच्च अधिकारी को नाजिम कहा जाता था और नाजिम के पद पर महाराजा के विश्वस्त व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाती थी।
सूबे का जो दूसरा मुख्य अधिकारी था वो कारदार कहलाता था। सूबे जो थे वो परगनों में विभाजित थे और प्रत्येक परगना तालुकों में विभाजित था। प्रत्येक तालुके में 50 से लेकर 100 तक मौजें अर्थात गांव होते थे। स्थानीय शासन का कार्य पंचायतें करती थी। राज्य की जो आय थी इसका मुख्य स्रोत भूमि कर था। ऐसा माना जाता है कि रणजीत सिंह के राज्य की वार्षिक जो आय थी वो लगभग 3 करोड़ रुपए थी, जिसमें से लगभग 2 करोड़ रुपए भूमि कर से प्राप्त होते थे। कारदार नामक अधिकारी जो थे वो फसल काटने के समय किसानों से भूमि कर वसूल करते थे। किसानों से उनकी भूमि की उर्वरता के आधार पर 33 से 55% तक भाग जो है वो कर के रूप में वसूल किया जाता था। राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कर की दर भी अलग अलग थी और बाद में भूमि कर की जो वसूली था इसका काम नीलामी के आधार पर ऊंची बोली बोलने वालों को दिया जाने लगा था। रणजीत सिंह जो थे इन्होंने किसानों की भलाई पर हमेशा ध्यान रखा और निर्धारित दर से अधिक कर वसूल करने वाले अधिकारियों को सजा दी जाती थी। राज्य को अन्य करों से भी आय प्राप्त होती थी, जैसे कि सीमा शुल्क, आबकारी कर इत्यादि प्रमुख थे। इसके अलावा प्रमुख मार्गों पर सीमा शुल्क चौकियाँ कायम की गई थी जो राज्य में लाने और बाहर जाने वाले सामान पर शुल्क वसूल करती थी। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था लिखित कानून के ऊपर आधारित नहीं थी। उसकी जो न्याय व्यवस्था थी वो स्थानीय परंपरागत रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाओं पर आधारित थी। यही कारण था कि पूरे राज्य में एक समान न्याय व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों के मामलों में इस्लामिक नियमों का पालन किया जाता था। न्याय करने के लिए रणजीत सिंह ने अलग से अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की थी। गांव के झगड़ों का फैसला जो था वो ग्राम पंचायतें करती थी। राज्य विस्तार और राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना जो थी उसकी आवश्यकता थी और रणजीत सिंह ने आरंभ से ही सैनिक व्यवस्था में गहरी रुचि ली थी। उसकी सेना के 2 भाग थे, फौज खास और फौज बेकवायद। फौज खास के 3 मुख्य अंग थे, घुड़सवार, पैदल और तोपखाना। रणजीत सिंह ने तीनों अंगों में प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दिया था। सेना को प्रशिक्षण देने के लिए उसने 2 फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया। एलार्ड ने घुड़सवार सेना को प्रशिक्षण दिया और वेंचुरा जो है उसने पदाती सेना को। दूसरी विशेषता जो थी वो एक शक्तिशाली तोपखाने की स्थापना थी। 1810 ईस्वी में पहली बार दारोगा ए तोपखाना नामक पदाधिकारी जो है उसको नियुक्त किया गया था। 1827 ईस्वी में जनरल कोट को तोपखाने का काम सौंपा गया और फिर 1832 ईस्वी में कर्नल गार्डनर को तोपखाने के पुनर्गठन का काम सौंपा गया। तोपखाने को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तोपखाना एजेंसी, इसके अंतर्गत मध्यम और भारी वजनों की तोपें रखी गई थी। दूसरा तोपखाना 80, इसमें हल्की तोपें जो थी उनको रखा गया था। और जबूर खाना, तोपों के निर्माण के लिए और अन्य प्रकार के शस्त्रों के निर्माण के लिए लाहौर में कारखाने जो थे वो कायम किए गए थे। रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था की तीसरी जो मुख्य विशेषता थी वो थी नियमित रूप से सैनिकों को नगद वेतन देना। सैनिकों की भर्ती के लिए राज्य की ओर से दबाव नहीं डाला जाता था। रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था जो है वो पूर्णतः दोष रहित नहीं थी। एक बहुत बड़ा दोष ये था कि सैनिकों और अफसरों की उन्नति के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। दूसरा दोष, यूरोपीय सैनिकों और अधिकारियों को अधिक वेतन मिलता था। इससे सिखों के अंतर्गत सिख जो सैनिक थे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। थैंक यू।